आज के सेशन में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे। पिछले सेशन में जैसा कि हम लोग पढ़े हैं वर्बल रीजनिंग के बारे में। वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग दो प्रकार की होती है, पहला वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में पहला चैप्टर हमने वर्गीकरण पढ़ाया था। यहाँ पर भी नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर वर्गीकरण है, लेकिन वहाँ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर शब्दों पर आधारित प्रश्न थे, अल्फ़ाबेट पर आधारित या अक्षरों पर आधारित प्रश्न थे और संख्या या अंकों पर आधारित प्रश्न थे, जो कि हम भाषा के द्वारा जिसको हम व्यक्त कर सकते थे, तो हमारा वर्बल रीजनिंग था। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट ये है कि हम यहाँ पर भाषा पर आधारित प्रश्न हमको नहीं देखना है, हमको नॉन वर्बल अर्थात अभाषिक प्रश्नों को पढ़ना है। या अभाषिक रीजनिंग का मतलब होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जिसको हम भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात चित्रों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से या फिगर के माध्यम से कर सकते हैं, और उनके गुण, रूप, रंग, गुणधर्म, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें उसमें लाइन, रोटेशन, सारी चीज़ों को देख करके एक समूह बनाया जाता है। यहाँ पर जैसे पिछले में 4 ऑप्शन दिया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 या 5 कोई रहे। हमको ध्यान ये देना है कि एक को हमको सबसे अलग करना है जो विषम पद है, बाकी सभी पदों को एक साथ रखना है और एक साथ रख करके उनके गुणों के आधार पर, आकृतियों के आधार पर, रूप के आधार पर, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर, किसी भी प्रकार से हमको तीन अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, चौथा भिन्न होगा। अगर 5 ऑप्शन रहेगा तो 4 किसी न किसी प्रकार से समान रहेंगे और 5वां एक कोई भिन्न होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर रीजनिंग जो है, नॉन वर्बल रीजनिंग में चित्रों पर आधारित या आकृतियों पर आधारित प्रश्न क्या होता है या किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में भाषिक तर्कशक्ति या वर्बल रीजनिंग के तहत हम लोग इस चैप्टर के बारे में परिचित हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी वही चीज़ देगा कि लिखित प्रश्नों में 4 पद दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं, ठीक है, और 3 का एक समूह बनाइए या समूहबद्ध करिए और चौथा जो सबसे भिन्न है उसको, उस आकृति को अलग करिए। इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। और आज के सेशन में अभाषिक तर्कशक्ति के तहत वर्गीकरण चैप्टर है, चैप्टर सेम है, विजातीय पदों को छांटना या विषम पदों को छांटना सेम है, लेकिन वहाँ था पदों को छांटना, यहाँ है चित्रों को छांटना या आकृतियों को अलग करना। बस अंतर यही है, वहाँ भाषा के द्वारा था, यहाँ भाषा के द्वारा नहीं, चित्रों के आधार पर है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों सभी लोग बोर्ड पे देखते हैं अभाषिक तर्कशक्ति। ध्यान दीजिए, अभाषिक तर्कशक्ति क्या चीज़ होता है। हमने उस दिन बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर 1 वर्बल रीजनिंग, नंबर 2 नॉन वर्बल रीजनिंग। तो यहाँ पर उस दिन हमने वर्बल रीजनिंग के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग या अभाषिक तर्कशक्ति के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे वहाँ पर भी वर्गीकरण चैप्टर था और आज यहाँ पर भी वर्गीकरण चैप्टर ही है, सेम चैप्टर है। वहाँ भी वर्गीकरण करना था, यहाँ भी वर्गीकरण करना है। वहाँ भाषा के आधार पर था, यहाँ चित्रों के आधार पर या आकृतियों के आधार पर है, ठीक है। अर्थात हम देखेंगे, अब वहाँ हमने बताया था वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पर हमने बताया था वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ है वहाँ पर शब्द, अक्षर और अंकों पर आधारित था, लेकिन यहाँ पे चित्रों पर आधारित है, वहाँ पर अक्षरों पे, शब्दों पे और अंकों या संख्याओं पर आधारित था। अब यहाँ हम ध्यान देंगे, वर्गीकरण का अर्थ होता है, अर्थ वही है विजातीय पदों को अलग करना या विजातीय चयन करना या सामान्य लक्षणों के आधार पर भिन्न आकृतियों को ज्ञात करना, या ऐसे कह सकते हैं कि 4 आकृतियां दी गई होंगी, 3 का एक समूह बनेगा, 3 किसी न किसी प्रकार से समान होगा और चौथा सबसे भिन्न होगा।
यह चीज़ हमको देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्गीकरण चैप्टर जो अभाषिक तर्कशक्ति के तहत वर्गीकरण चैप्टर है वह चित्रों पर आधारित होता है या चित्रों और आकृतियों पर आधारित है नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो वहाँ पर शब्द, अक्षर और अंकों पर आधारित था, लेकिन यहाँ पर क्या है, चित्रों पर आधारित है। चित्रों पर आधारित है या आकृतियों पर आधारित होगा। अब वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समान लक्षणों के आधार पर भिन्न आकृतियों को ज्ञात करना या समान लक्षणों के आधार पर विजातीय पदों को छांटना है। ठीक है, तो यहाँ यह ध्यान देना है। अब आगे ध्यान देने वाली बात, अब जैसे वहां पर डिफिनेशन था उसी प्रकार से यहां पर भी डिफिनेशन है। किसका? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का जैसे वहां पर डिफिनेशन था ऐसे यहां पर भी डिफिनेशन है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, लेकिन वहां पर भाषा के द्वारा था या शब्दों, अक्षरों और अंकों पर आधारित था, लेकिन यहां पर क्या है, चित्रों और आकृतियों पर आधारित इसकी परिभाषा है। क्या है? समान लक्षणों के आधार पर, समान लक्षणों के आधार पर आकृतियों के गुण, धर्म, रूप, रंग, लक्षण, आकार, प्रकार एवं अन्य गुणों के आधार पर क्या करना है, समूहबद्ध करना ही वर्गीकरण कहलाता है, या विजातीय पदों को छांटना ही या विजातीय चयन ही वर्गीकरण कहलाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अब इस चैप्टर पे आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, अर्थात वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न यहाँ पर, अर्थात नॉन वर्बल रीजनिंग में वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उस पर सबसे पहला हमारा क्या है, रोटेशन के आधार पे या बेस्ड ऑन रोटेशन, घूर्णन या चक्कर। घूर्णन या चक्कर का मतलब होता है, देखिए आप सभी लोग पढ़े होंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी क्या है, सपोज दैट ये हमारी एक घड़ी है। ठीक है, ये छोटी सुई हो गई, ये हो गई मिनट वाली सुई। छोटी वाली सुई घंटे की होती है और बड़ी सुई जो होती है मिनट की होती है। सपोज दैट ये हमारी घड़ी हो गई, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। सपोज दैट हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमारी घड़ी है, घड़ी के इस साइड में चलते हैं तो देखिए यह साइड हमारा क्या है, दाहिने हाथ की तरफ। दोनों है हाथ, ये हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है। दाहिने हाथ की तरफ अर्थात बाएं हाथ से दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त। ठीक है, ये देखिए सीधे ऐसे बोर्ड के साइड में आपके अपने बुक के साइड में रखेंगे और ये हमारा ऐसे हाथ करेंगे और देखिए यहां से हम चल रहे हैं, बाएं हाथ से उठाएंगे दाहिने हाथ की तरफ, ऐसे चलना है। तो ये हो गया दाहिना हाथ, इसलिए दक्षिणावर्त। और ये हाथ है बायां, ये बाएं दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाएगा। ठीक है, अर्थात ये बाएं हाथ की ओर जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। कहने का मतलब ये चलेगा इधर से, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या इसी को बोलते हैं वामावर्त। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए। कोई भी घड़ी है, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसको हम दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉक मीन्स घड़ी, वाइज मीन्स चलना, की तरफ चलना। तो ध्यान दीजिएगा, घड़ी जिस दिशा में चलती है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त होता है। और घड़ी के चलने की विपरीत दिशा को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमने बताया, घड़ी हमारी हमेशा जब भी चलती है तो इधर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टेप्स चलती है। ठीक है, तो ये हमारा जो घड़ी जो 12 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चल रही है, ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। और
इधर से देखा जाएगा, अर्थात इधर से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हमारा जो रोटेशन होगा इस टाइप से, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। दूसरे शब्दों में हमने बताया, बोर्ड या कॉपी जिस साइड में है आप उस साइड में हो जाइए, सीधा हाथ कर लीजिए, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिणावर्त और बाएं हाथ की तरफ वामावर्त होता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ देखिए, अब ये इसका यहाँ पर बताने का मतलब क्या है, इसके बारे में जानना है। यहाँ वामावर्त या दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, बताने का मतलब क्या है। यहाँ बताने का मतलब ये है कि इस चैप्टर पे संबंधित जो फिगर दिए जाएंगे, जो आकृतियाँ दी जाएंगी, जो चित्र दिए जाएंगे, उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं या ऐसी रेखाएं होंगी या ऐसे तीर होगा या पिन टाइप। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो दो चीज़ ध्यान रखना है, ये एरो ध्यान देना है और ऐसे करके अगर दिखाएगा उसमें तो समझ लीजिए पिन है। एरो और पिन दो चीज़ ध्यान देना है। ये हमारा एरो है, ठीक है, मतलब एरो और पिन को ध्यान देना है। इस प्रकार से आकृति कहीं देखिएगी, सपोज दैट ऐसे तीर दिया गया है, अब इसको एक घूम रही आकृति, कोई फिर मान लीजिए ऐसे दिया गया है, कोई तीर ऐसे दे दिया, ये घूम रहा है ऐसे, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं 45 डिग्री पे ऐसे घूम गया, ठीक है, या थोड़ी देर बाद फिर ये 90 डिग्री पे घूम गया, थोड़ी देर बाद फिर क्या नाम है, इस टाइप से घूमता जाएगा, फिर सपोज दैट 180 घूम गया, इस प्रकार से घूमता जाएगा। तो एक जो इसका रोटेशन है इसको ध्यान रखना है, हमेशा मैक्सिमम जो है 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर इसके बाद 135 डिग्री, फिर 180 डिग्री। इस प्रकार से इसका रोटेशन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु के चारों तरफ देखिए, हमने समझाने के लिए यहाँ बता दे रहे हैं कि कोई अगर बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री कोण बने, देखिए 90, 90, 90, 90, अर्थात टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल ये 90, 90 अगर टोटल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात यहाँ पर रोटेशन 360 डिग्री तक किसी भी एंगल पे हो सकता है, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वह 90 डिग्री हो, चाहे 135 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी रोटेशन हो सकता है। हमको ध्यान ये देना है, यहाँ हमको मैथ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी फिगर होगा या क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो देखेंगे कितना डिग्री, 45 डिग्री घुमा है या 90 डिग्री घुमा है या 135 डिग्री घुमा है, 180 डिग्री घुमा है, या आगे जो भी है 360 डिग्री तक देखेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो, चाहे वो घड़ी की दिशा में हो, और चाहे वह एंटी क्लॉकवाइज हो अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में हो। यहाँ पे ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन में कहीं कहीं एरो देगा, एरो का चिन्ह सबको मालूम है, कहीं कहीं इस चिन्ह, इस टाइप का चिन्ह देगा, अर्थात यहाँ नीचे ऐसे राउंडिंग करके अर्थात मोटा ऐसे सर्किल बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पिन है, ठीक है, ये हमारी आकृति जो है पिन है, ये हमारा एरो है। तो दोनों ध्यान देना है। पिन को, इसको देखिए यहाँ पर एरो को इसके एरो हेड से देखना है, ठीक है, और पिन को यहाँ इसके बॉटम से देखना है, या इससे यहाँ पे जो गाढ़ा वाला पार्ट रहेगा वहाँ से देखना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी घूम रहे हैं दोनों घूमेंगे। और ये क्वेश्चन कब पूछा जाएगा, जब आपका जो है घूर्णन या चक्कर पर आधारित प्रश्न या आकृति या चित्र दिया रहेगा, ऐसे कंडीशन में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दूसरा है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। देखिए, दर्पण मतलब होता है कि आप सभी लोग दर्पण से परिचित हैं। दर्पण से परिचित होने का मतलब ये है कि शीशा, मिरर में सभी लोग अपना चेहरा देखते हैं। मिरर में चेहरा देखते हैं तो आप लोग गौर करिएगा, उसमें क्या चीज़ आता है,
जब भी शीशे में देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या नज़र आता है, आपके शरीर का बायां हिस्सा दाहिनी तरफ और दायां हिस्सा बाईं तरफ दिखाई देता है। अगर कभी आप लोग गौर न किए हों तो आप जा करके गौर कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा कि इसमें क्या है, बायां हिस्सा दाहिनी तरफ और दायां हिस्सा बाईं तरफ, और ऊपर और नीचे वाले हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न आएंगे या बेस्ड ऑन मिरर इमेज, अर्थात जो दर्पण प्रतिबिंब पर प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, इसको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कोई दर्पण दिखाना है तो दर्पण का ऐसे दिखाया जाता है तो एक हिस्सा क्या होगा, कलई किया रहेगा, ठीक है। ये हमारा दर्पण है। सपोज दैट कोई आदमी इसके सामने खड़ा होता है, कोई आदमी इसके सामने खड़ा हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, सपोज दैट ए वाला हिस्सा क्या है, ये मान लीजिए इसका बायां हिस्सा है, लेफ्ट मान लेते हैं, ठीक है, और ये क्या है, मान लीजिए राइट, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मिरर के सामने वो खड़ा होगा। मिरर के सामने जब वो खड़ा होगा तो उसका फेस जो है मिरर में दिखाई देगा, लेकिन आप वहाँ गौर करिएगा, दिखाई वहाँ एक चीज़ और देता है कि हमारा जो बायां हिस्सा होता है या हमारे शरीर का बायां हिस्सा होता है या किसी वस्तु का जो बायां हिस्सा होता है वो दाहिने दिखेगा और जो दाहिना हिस्सा होता है वो बाएं दिखता है। यही मिरर में ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और प्रश्नों में भी ऐसे आएगा, कोई भी फिगर दे देगा, कोई भी चित्र दे देगा, ठीक है, कोई भी आकृति दे देगी, उसमें ध्यान देना है। दर्पण पर आधारित प्रश्न जब आएंगे तो वहाँ पर ध्यान देना है कि जब उसका चेंजिंग होगा, नेक्स्ट जो चेंजिंग हो रहा है, इन में क्या कर देगा, बायां हिस्सा दाहिने कर देगा, ठीक है, और चौथा का दाहिना हिस्सा बाएं दिखा देगा और पूछेगा इसमें से निम्नलिखित प्रश्नों में या दिए गए आकृतियों के समूह में 3 को समूहबद्ध करिए और चौथा जो है सबसे भिन्न है उसको अलग करिए। तो वहाँ ये देखना है कि दाहिना हिस्सा बाएं बन रहा है या बायां हिस्सा दाहिने बन रहा है, ये ध्यान देना है वहाँ पे, ठीक है। फिर से समझिए, 3 आकृतियों में बायां हिस्सा दाहिने बन रहा है और चौथी आकृति में दाहिना हिस्सा बाएं बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जो 3 का ग्रुप बन रहा है उसको एक ग्रुप में, उसका एक ग्रुप बना लेना है और चौथा जो सबसे अलग है उसको हम टिक कर देंगे, अर्थात वही आकृति जो है सबसे भिन्न होगी। तो आगे हम देखेंगे, ये हो गया, अर्थात यहाँ देखिए ये मिरर हमारा है, सपोज दैट ये हमारा मिरर है, ठीक है। इस मिरर में कोई आदमी इसके सामने खड़ा है, सपोज दैट ऐसे खड़ा है, ये हमारा लेफ्ट हिस्सा है, हमारा राइट हिस्सा। तो लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है, लेफ्ट वाला हिस्सा ऐसे है, राइट वाला हिस्सा ये है। तो बायां हिस्सा क्या हो जाएगा, बायां हिस्सा दाहिने हो जाएगा और दाहिना हिस्सा बाएं दिखेगा, मतलब इस मिरर में दिखेगा। तो अर्थात इसमें अगर चित्र में हम देखेंगे तो दाहिने का बायां और बाएं का दाहिने हो जाएगा, जबकि ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जो ऊपर है या उसका शीर्ष है और या उसका बॉटम जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल मेरे दर्पण प्रतिबिंब में दाहिना हिस्सा बाएं और बायां हिस्सा दाहिने बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही परिवर्तन होगा। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, केवल बायां हिस्सा दाहिने और दाहिना हिस्सा बाएं बनता है, जबकि ऊपर और नीचे वाला हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चित्रों पर आधारित प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न आगे आएंगे तो देखा जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं, जो प्रश्न पूछा जाता है जल प्रतिबिंब पर आधारित। अब देखिए चीज़ें सेम है, जो चीज़ मिरर में है वही चीज़ यहाँ पर भी परिवर्तन का सिस्टम है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर बायां हिस्सा दाहिने बन रहा था, दाहिने हिस्सा बाएं बन रहा था, कहाँ पे, दर्पण में, उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे बनता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर बनता है, जबकि दाहिने और बाएं वाले हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
कहने का मतलब सपोज दैट आप किसी कुआं सभी लोग देखे हैं, कुएं पर जा करके आप खड़ा होकर देख लीजिएगा तो आप देखेंगे कि कुआं में आपका सिर जो है नीचे दिख रहा है और पैर क्या होता है, ऊपर दिखता है। तो यही है, या नदी के किनारे कहीं साफ पानी है उसके किनारे भी खड़ा होकर अगर ऐसा देखते हैं तो हमारा सिर वाला हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर, लेकिन हमारा क्या है, दाहिना और बाएं हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर अगर सपोज दैट ये जल प्रतिबिंब है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होकर के, ठीक है, सपोज दैट कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इसमें देखेगा, सपोज दैट ये जल है, जल प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर अगर देखेगा भैया तो जल का यह हिस्सा जो है, जल वाला मान लीजिए ऐसे लहरें दिखा दीजिए आप, ठीक है, तो यहाँ अगर देखेगा तो ऊपर वाला हिस्सा इसका नीचे दिखेगा, से ये इसका शीर्ष वाला हिस्सा है और ये है पैर वाला हिस्सा, तो ए वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ए वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। अर्थात जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन बाएं और दाहिने हिस्से में, यहाँ बाएं हिस्सा और दाहिने हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार से दर्पण में होता था, क्या दर्पण में बायां हिस्सा दाहिना हिस्सा बाएं दिखता था और ऊपर और नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता था, उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, लेकिन दाहिने और बाएं वाले हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, समरूपता पर आधारित प्रश्न जो आएंगे। अर्थात यहां वर्गीकरण में चौथा टाइप हमारा जो है समरूपता पर आधारित। समरूपता का मतलब क्या होता है, समरूपता का अर्थ क्या होता है, समरूपता का अर्थ होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समरूपता अर्थात कुछ ऐसे चित्र दिए जाएंगे जो एक प्रकार से दिखते होंगे, कुछ आकृतियां उसमें बीच में डाली जाएंगी जो एक प्रकार से दिखेंगी, तीन एक प्रकार से दिखेंगी जिसका एक समूह बनाएंगे, चौथा जो है वो उससे डिफरेंट होगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समरूपता पे आधारित हो गया। समरूप अर्थात उसके रूप रंग को देख करके यहाँ विभाजित इसको करना है। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, मिश्रित प्रकार से। मिश्रित प्रकार मतलब ये होता है कि जो हमारा ये मिश्रित प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का भी पार्ट डाल सकता है, जल प्रतिबिंब का भी पार्ट डाल सकता है और समरूपता पर आधारित भी प्रश्न या कोई भी आकृति या तीर या कुछ भी उसमें ऐसा, या त्रिभुज या चतुर्भुज या पंचभुज या कोई भी आकृति डाल सकता है। अर्थात कई आकृतियां डाल करके कई रूल उसमें डाल देगा, मतलब कई रूल डालने का मतलब उसमें घूर्णन का भी रूल अलाउड हो सकता है, जल प्रतिबिंब का भी रूल अलाउड हो सकता है, दर्पण प्रतिबिंब का भी रूल अलाउड हो सकता है और समरूपता पर आधारित जो रूल है वो भी मतलब हो सकता है। अर्थात मिश्रित टाइप का, सबका मिक्स करके, किसी दो का मिक्स कर देगा या किसी तीन का मिक्स कर देगा या चारों का मिक्स करके दे सकता है, तो हमारे यह हो जाएगा, या मिश्रित टाइप में आपका जो है चित्रों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ भी काम वही करना है, तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, चौथा सबसे भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप चलते हैं। मिश्रित के बाद आता है चित्रों का स्थानांतरण। चित्रों का स्थानांतरण या मोमेंट ऑफ फिगर कह सकते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ फिगर अर्थात क्या करेंगे, यहां पर जैसे अगर त्रिभुज दिया है, चतुर्भुज दिया है, पंचभुज दिया है, खष्टभुज दिया है, इस प्रकार से देगा तो उसमें क्या है, परिवर्तित करेगा, पहला फिगर दूसरे पे, दूसरा फिगर पहले पे, ठीक है, तीसरा फिगर चौथे पे, इस प्रकार से एक दूसरे को फिगर को या चित्र को मोमेंट उसमें दिखाया जाएगा, या स्थानांतरण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान से पहले स्थान पे ऐसे कन्वर्ट करके रखा जाता है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी काम वही है, तीन किसी न किसी प्रकार से समान होगा और चौथा सबसे भिन्न होगा। बाकी उसमें कुछ नहीं देखना है, उसमें केवल यही देखना है कि यह रेखाओं पर आधारित है या
ट्रायंगल पे आधारित है या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे आधारित है या जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब पे आधारित है, या ये चीज़ दिमाग में हमेशा सोचते रहना है। पहले आप चेक करेंगे कि क्या नाम है घूर्णन, पहले घूर्णन चेक करेंगे। घूर्णन का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉक, अगर वो रूल नहीं फॉलो किया। दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे कि दाहिने का बाएं, बाएं का दाहिने हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम जल प्रतिबिंब देखेंगे। जल प्रतिबिंब में क्या है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिख रहे और बाएं और दाहिने में कोई परिवर्तन न हो। फिर नहीं, ये भी रूल नहीं फॉलो करेगा तो हम अगला मिश्रित वाला देखेंगे। मिश्रित वाला फॉलो नहीं करेगा तो हम फिगर का स्थानांतरण वाला देखेंगे, अर्थात मोमेंट ऑफ फिगर देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा दे रहे हैं। यहाँ रेखा को भी गिन करके करना पड़ता है, आकृतियों को भी देख करके करना पड़ता है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को देख करके भी करना पड़ता है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बेस भी देखना पड़ता है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। यहाँ पर नोट या निर्देश में दिया रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र दिए गए हैं या 5 चित्र दिए गए हैं। 4 या 5 में कंफ्यूज मत होइएगा। 5 रहेगा तो 4 का ग्रुप बनाना है और 4 रहेगा 3 का ग्रुप बनाना है। बाकी सेम रूल फॉलो होगा, जितना भी रूल हमने बताया सेम रूल फॉलो होगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम देखेंगे निम्नलिखित, सपोज दैट हम लोग 4 आकृतियों वाले पे पढ़ रहे हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई हैं। 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, या 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से समान है। जो आकृतियां समान है उसको समूहबद्ध करिए, और या जो आकृति सबसे भिन्न है या इन तीनों से समूह से भिन्न है उसको अलग करिए, या विषम आकृति को छांटिए, या भिन्न आकृति को छांटिए, या विजातीय आकृति को छांटिए। या इस पर आधारित अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्न देखेंगे। वो प्रश्न क्या है, किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको यहाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन में ऊपर दिया रहेगा कि निम्नलिखित आकृतियों में, मतलब 4 आकृतियां दी गई हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से समान होगा, चौथा सबसे भिन्न होगा। जो भिन्न आकृति है उसको छांटिए, यही देखना है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ ये है, लेकिन आपने वहाँ शब्दों पे आधारित, अक्षरों पे आधारित और अंकों पे आधारित पढ़ा था। तो जब ये चीज़ बॉक्स में दे दिया जाएगा, इसकी पहचान यही है कि ये फिगर बेस्ड या वो शब्दों पे आधारित जो होता था उसमें क्या है, ये बॉक्स के अंदर बंद नहीं करता था, लेकिन ये जो आकृतियों पर आधारित है या चित्रों पर आधारित प्रश्न आएंगे, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। ठीक है, इससे हम समझ जाएंगे। अगर बॉक्स के अंदर बंद किया है तो समझ लीजिए जो भी क्वेश्चन रहेगा वह बेस्ड ऑन फिगर होगा। बेस्ड ऑन फिगर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमको अल्फाबेटिकल रूल वो वाला नहीं लगाना है कि एफ, के और डी कॉन्सोनेंट है और ए वावेल है, ये रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। वहाँ पर अगर यही चीज़ अल्फ़ाबेट पे आधारित आता था तो ये बॉक्स ऊपर से जो ये बंद किया गया है ये चीज़ नहीं दिया जाता था। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर यही है, जब बॉक्स के अंदर बंद कर देगा तो इसका मतलब ये है कि ये बेस्ड ऑन फिगर है, अर्थात ये चित्रों पर आधारित है। और जब ये बॉक्स के अंदर बंद करके नहीं रहेगा तो इसका मतलब है वह बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे हम कि अगर यही चीज़ हमारा अल्फ़ाबेट में होता तो ऐसे कंडीशन हम इसको क्या कर देते, ए यहाँ पर वावेल है जबकि एफ, के और डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ चित्रों पर आधारित या फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा, इसमें क्या करना है, यहाँ जो है चित्रों पर आधारित प्रश्न आया है तो हमको रेखा देखना पड़ेगा, सर्किल देखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब देखना पड़ेगा। मिश्रित क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जिसमें इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर इसकी पहचान यही है कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह अल्फ़ाबेटिकल प्रश्न नहीं है या बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट नहीं है, यह बेस्ड ऑन फिगर है। तो इसकी पहचान यही है, अगर बॉक्स के अंदर बंद करके देगा इसका मतलब ये बेस्ड ऑन फिगर है। अगर यही चीज़ ये बॉक्स के अंदर बंद करके नहीं देता तो इसका मतलब ये क्या है, बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट है। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट
इसमें हम देखेंगे, अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, यहाँ देख रहे हैं पहला जो ए है, ए बना है, तो हमारा ए जो है ऐसे एक रेखा बनी है, फिर दूसरा एक रेखा है और फिर तीसरी एक रेखा है। अर्थात ये रेखाओं से, 3 रेखाओं से निर्मित हो रही है। 3 रेखाओं से निर्मित एक रेखा, 2 रेखा, तीसरी रेखा। इसी प्रकार से एफ में पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा, 3 रेखाएं बन रही हैं। इसी प्रकार से के में क्या है, एक रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा। अर्थात यहाँ जो ग्रुप बन रहा है वह बेस्ड ऑन लाइन, अर्थात लाइन पे आधारित यह प्रश्न है, और लाइन पर आधारित प्रश्न होने की वजह से, और जो लाइन है वो 3 लाइनों से मिलकर, जो भी आकृति, ये तीनों आकृति जो बन रही है वह 3 लाइनों से मिलकर बन रही है। जबकि ये हमारा लास्ट ऑप्शन जो है, ये इसमें क्या है, पहला जो है एक लाइन है और दूसरा जो है यहाँ पर एक हाफ सर्किल है, अर्थात अर्धवृत्त है। एक रेखा है और एक अर्धवृत्त है। बाकी सब में 3 रेखाएं हैं, इसलिए 3 रेखाओं वाले का एक समूह बनेगा, ठीक है। और चौथा जो है, इसमें एक रेखा और एक हाफ सर्किल है, ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। अर्थात इन तीनों का एक समूह इसलिए एक समूह के अंतर्गत आते हैं, चूंकि यह तीनों आकृति जो बनी है वह 3 रेखाओं से मिलकर बनी है। जबकि लास्ट ऑप्शन डी वाला जो है, इसमें एक रेखा है और एक हाफ सर्किल है, इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएगा, एक समूह बनाते हैं, जो 3 रेखाओं का एक समूह बनाते हैं, ठीक है। 3 रेखाओं से निर्मित आकृतियों का एक समूह बनाते हैं, इसलिए तीनों क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। चौथा ये डी वाला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये आकृति ऐसे घुमाई गई है, ए वाली आकृति इस प्रकार से घुमाई गई है, ए वाली आकृति इस प्रकार से घुमाई गई, लेकिन इसका जो शीर्ष वाला भाग है ये बंद है। जबकि इसमें भी क्या है, घुमावदार आकृति है, लेकिन इसके भी शीर्ष पर कोई बंद नहीं, अर्थात खुला, इसका शीर्ष जो है खुला हुआ है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आकृति पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जो भी रहेगा, अगर इसी को हम प्रोजेक्टर के माध्यम से अगर आपको दिखाते हैं, स्पष्ट चित्र दिखाई देता, लेकिन यहाँ प्रोजेक्टर की सुविधा अभी नहीं है, इसलिए इसको हाथ से बनाया जा रहा है। तो इसको आप समझने के लिए, ठीक है, कुछ आकृतियाँ टेढ़ी मेढ़ी भी हैं, तो उसको आप मान लीजिएगा थोड़े समय के लिए कि ये चीज़ ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, यहाँ पर एक खुला हुआ है, यस बना हुआ है, यहाँ पर उल्टा यस बना हुआ है, ये भी यस बना हुआ है, लेकिन यहाँ 3 का हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका शीर्ष जो है यहाँ पे बंद है, बाकी दोनों का शीर्ष खुला हुआ है, और इसमें भी इसका भी शीर्ष खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर सबसे अलग क्या हो जाएगा, सबका, और आकृतियों में सबका शीर्ष खुला हुआ, अर्थात इस पर कोई बंद आकृति इसके कोने पे या किनारों पर नहीं बना हुआ है। जबकि इसमें जो है, इस पर एक आकृति जा करके इस छोर को यहाँ पे काटती है, अर्थात ये बंद आकृति बन जा रही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सबसे अलग होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं दी गई हैं जो एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं। लंबवत काटने का मतलब है कि यहाँ अगर हम देखेंगे, इसके बीच में हम क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, सब जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो समझ लीजिए रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, अर्थात एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ आकृतियाँ भले छोटी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर कोण जो बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का मतलब है कि एक दूसरे आकृतियाँ जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं या लंबवत काट रही हैं। जबकि इसमें क्या है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये आकृति सबसे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आकृति जो दी गई है उसमें देखना है, ये है, हमने आपको बताया जल प्रतिबिंब के बारे में। तो जल प्रतिबिंब के बारे में हमने क्या बताया था कि ऊपर वाली आकृति नीचे और नीचे वाली आकृति ऊपर दिखती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आकृतियों का जो सीक्वेंस है, जल प्रतिबिंब में ऊपर की आकृति नीचे और नीचे की आकृति ऊपर होती है, जबकि बाएं और दाहिने कोई भी आकृति
में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं तीर इस प्रकार से है, तो देखिए ऐसे था, तो ए जो देखिए आपको बताया था वहाँ पे एरो और पिन, देखिए यहाँ एरो का यूज हुआ है, तो तीर जो है नीचे आकृति है, नीचे ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट ए अपोजिट हो जाता है। अगर ए नीचे से है तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा। हमने क्या बताया आपको, दर्पण प्रतिबिंब बताया कि जो टॉप वाला हिस्सा होगा या ऊपर वाला हिस्सा होगा वो नीचे दिखाई देगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखाई देगा। तो यही सेम प्रोसेस इसमें हो रहा है। इसमें क्या है, पलट जा रहा है, अर्थात नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रतिबिंब जो है जल प्रतिबिंब के तहत बन रहा है। यही सेम आकृति इसमें ये परिवर्तन होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। जबकि इसमें क्या हो रहा है, जिसमें त्रिभुजों में परिवर्तन तो ठीक हो रहा है, लेकिन ये जो चाप बना हुआ है इसका परिवर्तन सेम टू सेम है, इसलिए यह आकृति क्या हो जाएगी, सबसे भिन्न हो जाएगी। अर्थात यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कोई त्रिभुज है, इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ क्या है, ये त्रिभुज को दो बराबर भागों में नहीं बांटता है। अगर यहाँ से इसके शीर्ष से लंबवत रेखा खींची जा रही है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा। यहाँ पर ही त्रिभुज है, त्रिभुज का खंडित एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, इसलिए अलग होगा। जबकि त्रिभुज यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ, वृत्त को हाफ या 20 से काटा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दो बराबर भागों में बट रहा है, एक रेखा खींचा गया है। इसी प्रकार से यहाँ एक वर्ग है, इसको 20 से एक रेखा खींच दी गई है, लंबवत रेखा खींच दी गई है, तो ये दो बराबर भागों में बट रहा है। अर्थात ए, सी और डी वाली आकृति में त्रिभुज, वृत्त और वर्ग दिया गया है, जिसको एक लंबवत रेखा खींच करके, जिसके बीच में एक लंबवत रेखा खींच करके उसको दो बराबर भागों में बांटा जाता है। जबकि यहाँ पर भी त्रिभुज है, लेकिन यहाँ 20 से काटा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक खंडित भाग हो जाएगा, त्रिभुज का खंडित भाग हो रहा है, जबकि ये बराबर भाग नहीं होगा। इन तीनों में एक बराबर हिस्सों में कट रहा है, अर्थात जो भी आकृति है उसका दो बराबर हिस्सों में जा रहा है। जबकि सी वाला ऑप्शन, बी वाला जो ऑप्शन है ये सबसे अलग होगा, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बट नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर देखेंगे। यहाँ त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, प्लस है, ये भी प्लस है, वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन यहाँ क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन सेम आकृतियाँ हैं। अगर यहाँ त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये सर्किल है तो ये भी सर्किल है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आकृति दी गई है और जबकि उसका केवल चाप चाप यहाँ अर्धवृत्त टाइप में दे रहा है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। बाकी सब में क्या है, आकृतियाँ सेम सेम है, इसलिए इन तीनों का एक ग्रुप बन रहा है, चौथा सबसे भिन्न हो जाएगा। इसलिए भिन्न है क्योंकि यहाँ केवल अर्धवृत्त ही दिया गया है, बाकी ये नीचे वाला हिस्सा गायब कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर कि जितने भी आकृतियाँ हैं, आकृतियों के बीचों बीच ये तीर का निशान लगाया गया है या एरो का निशान लगाया गया है। इसमें भी रेखा के बीचों बीच एरो का चिन्ह लगाया गया है, इसमें भी रेखा के बीचों बीच एरो का चिन्ह लगाया गया है। जबकि यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष से एरो का चिन्ह लगाया गया है, इसलिए यह सबसे डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन तीनों आकृतियों में सबका 1/4 हिस्सा भाग रंगा गया है, जबकि यहाँ पर वही आकृति है जिसका 3 हिस्सा 1/3 हिस्सा रंगा जा रहा है। यहाँ पर बी, सी और डी का एक ग्रुप बनेगा, क्योंकि इन तीनों आकृतियों में तीन किसी न किसी प्रकार से समान है। यहाँ पर क्या समानता है कि इसको कोई आकृतियाँ जो भी दी गई हैं उसका 1/4 भाग रंगा गया है, जबकि इसमें जो है 1/3 भाग रंगा गया है, इसलिए यह सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर जो है सारी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पिन के माध्यम से आपको बताया था कि अगर इस टाइप से कहीं इस टाइप से अगर रहेगा इसका मतलब एरो है, और अगर इस टाइप से कहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, पिन है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ जो रेखाएं दी गई हैं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, यहाँ पर भी एक रेखाएं जो हैं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं,
और यहाँ पर भी रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, जबकि यहाँ पर एक दूसरे को लंबवत नहीं काट रही हैं, और लंबवत अगर काट भी रही हैं तो यहाँ पर एक बंद आकृति बन रही है। बाकी तीनों आकृतियाँ खुली आकृति हैं, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्लासिफिकेशन के अंतर्गत या वर्गीकरण या नॉन वर्बल रीजनिंग के तहत वर्गीकरण का जो है एग्जाम्पल हो गया, जिसको आप लोग देख करके इस पर आधारित जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं।